एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं इस एसएससी मेकर के परिवार में। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। तो एक बार आप सब लोग को राधे राधे। तो उम्मीद करें कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ना शुरू कर चुके हैं। तो बस शुरू हो जाइए। और आज की लाइन क्या कह रही है? देखिए, आज कह रहा है कि भाई जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हो सकता है कि आपके पड़ोस वाले, हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड, या हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि इन्हीं लोगों की बातें हमको ज़्यादा चुभ जाती है ना। मम्मी पापा की बातें तो चुभती ही नहीं है ना। और गुरुजी ने कह दिया तो गुरुजी तो तेल लेने जाए, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो चुभता है वो इन्हीं का, अरे उसने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपको परेशान नहीं होना है। याद रखिएगा, जिसने यानी कि जो भी है हंसा है, याद रखिएगा ये इतिहास गवाह है कि उसी ने वो इतिहास क्या है रचा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? अंडर आर्टिकल 18 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स कैन नॉट बी हेल्ड बाय एन इंडियन। अब इसका अर्थ क्या है? कौन सी उपाधि धारित नहीं की जा सकती? अब देखिए, अगर हम इसको बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एफआर। एफआर का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो होता क्या है? समस्त शोध, ये आप लोग को याद हो गया होगा ना, सांस्कृतिक उपचार। तो समस्त शोध सांस्कृतिक उपचार। अगर यहां पे हम बात करें तो ये होता है समानता। ये क्या है? समानता। ये है आपकी स्वतंत्रता। ये है शोषण। ये है आपका धर्म। ये है संस्कृति एवं शिक्षा। और ये है संवैधानिक। क्या है? संवैधानिक। तो अगर हम यहां पे ध्यान दें तो थोड़ा सा और अगर हम लिख दें तो क्या होगा? जैसे समानता है 14 से 18, स्वतंत्रता है 19 और 22, शोषण है 23 और 24, धर्म है 25 से 28, और शिक्षा जो है वो आपका हो जाएगा 29 और 30, और संवैधानिक उपचार क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे, 32। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, जब बात आ जाएगी समानता, तो समानता का मतलब क्या है कि भाई देखिए, कोई आपको डॉक्टर साहब जैसे होता है ना, बाबू बबुनी, है ना, बिहार में कहा जाता है बाबू का करता रहो, ए बाबू खाना खा ला। लेकिन यहाँ पे हम लोग, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया? मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, मेरे सोना ने ये नहीं किया, मेरे सोनी ने वो नहीं किया, ऐसी सब बातें करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, और सबसे खास बात, आप एक हो गर्लफ्रेंड, दो हो या तीन हो, इसी तरह 1 2 3 4 जितने भी बॉयफ्रेंड हो, आप सबको कॉमन ही बोलते हो। कॉमन ही बोलते हो। क्या कॉमन का कहने का मतलब है? सबको बाबू बोल रहे शुरू से, है ना। आपने कोई भेदभाव नहीं किया है। यही है समानता, ठीक है। यही है समानता जो कि 14 से 18 है। और जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रखिए, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? तो कौन सी धारित नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर बात करेंगे तो देखिए, पद्मश्री जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा, भारत रत्न भी भारत सरकार के द्वारा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीवान बहादुर, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ होता है ना कि दीवान, अब इसी में क्या है, जैसे मास्टर साहब, डॉक्टर, है ना, तो ये सब क्या है, ये डिग्रियां हैं।
अगर आपने कोई जो स्पेशल कोर्स किया है या कुछ किया है तो आपको मिलता है। तो यहां पर ये चीज को क्या करना है, ध्यान देना है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ए इज द राइट ऑप्शन है आप लोगों का। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में कौन सा है, यह भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की एकमात्र महिला रेजिमेंट थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता था, जो इस यूनिट की लीडर थी, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने सुना हो, ये अपने आप में यूनिक है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है कई बार आपका पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो। जैसे क्या है, इट वॉज ए वुमेन ओनली रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। जब हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने एक विंग बनाई थी जो कि महिलाओं को डेडिकेटेड थी, तो ये वही है। और जो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, इन्हीं को कहा जाता है लक्ष्मी सहगल, जो कि कानपुर से बिलोंग करती थी। और इस आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, अपने आप में ट्रू हैं। दोनों कथन जो है अपने आप में सत्य है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के बात करते। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी किस देवता की आकृति चिन्हित थी। आपसे पूछा जा रहा जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा थी और उसका जो कॉइन था उसमें कौन सा देवता आपका चिन्हित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई बताइए कौन सा देवता चिन्हित था। विष्णु है, इंद्र है, वरुण है या पशुपति, कौन सा देवता चिन्हित था। अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग को एक सींग वाले यानी कि एक श्रृंगी, जैसे अगर पढ़ते हैं हम लोग तो एक श्रृंगी पशु की आकृति वाला जो है वो हमको मिलता है, ठीक है, जिसे कि कुबड़ कहा गया। फिर दूसरा क्या है, इसे यूनिकॉर्न भी कहा गया है, जो एक जानवर है इसे यूनिकॉर्न कहा गया, और इसी को आप समझते हो जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके मिले हैं उसे कहा गया है पशुपति। क्या कहा गया है, पशुपति, यानी कि डी आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये आपके कॉइन्स हैं यानी कि सिक्के हैं, तो जो ये सिक्के हैं या यहाँ से जो प्राप्त आपकी मोहरे हैं, क्या आपकी मोहरे, ठीक, मोहरे का मतलब स्टैम्प्स, ये सब आपकी सेल खड़ी है ना। सेल खड़ी जो है ये एक आपका कह सकते हो जैसे कि खड़िया होती है, मिट्टी होती है, उसी सेल खड़ी से बनी होती थी, सेल खड़ी से बनी होती थी। हाँ जी, तो ये आपका प्राप्त होता है, सेल खड़ी से बनी होती थी, तो ये यहां पर प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के। हाँ, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम मुद्रा के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो सोना है, क्या है आपका सोना, इस सोना को सुवर्ण बोला गया है। क्या बोला गया है, सुवर्ण बोला गया। क्या बोला गया, सुवर्ण, ठीक है। हाँ, सुवर्ण मतलब होता है सोना अर्थात गोल्ड होता है, ठीक है। हाँ, तो सोना को इस काल में सुवर्ण के नाम से जाना जाता था, तो जरा याद रखिएगा सुवर्ण कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य यानी आर्य से संबंधित थी, आर्य से रिलेटेड थी, आपसे कह रहा है भाई आर्य का मतलब क्या हो गया, ये यानी कि ये जो सभ्यता थी ये बहुत पुरानी सभ्यता थी। कैसी थी, तो बहुत पुरानी सभ्यता थी। अब यहां पे कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड प्री आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ हुज एविडेंस इज फाउंड। क्यों कहा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये जो पाई गई है तो ये आपकी ऐसे पाई गई है कि पूर्व से, इस वजह से क्या कहा जाता है इसको। हाँ जी, बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम बात करें
तो लेखन, लेखन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लेखन में अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें क्या होती है, समय के साथ मिटर जाती। जैसे कि हम लोग की हथेलियाँ, या कहीं पे आप खर्च दो, जैसे पेड़ पौधों पे आप कर देते हो, या कहीं पेंटिंग्स वगैरह जाते हो, जैसे ताजमहल गए, लाल किला या कोई इमारत है, तो आप अपना नाम लिख देते हो, विक्की संग फलाना, है ना, रेखा संग फलानी, ठीक है, गुड़िया संग फलाना, पप्पू के संग फलानी। तो ऐसा जो है वो धीरे धीरे मिट जाता है। कला हो नहीं सकता है, ठीक। तांबा, तो तांबा से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। हाँ, लेकिन मृदभांड हो सकते हैं। मृदभांड का मतलब बर्तन, बर्तन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं जरा समझिए, अटेंसिल। यहाँ पे जो बर्तन पाए गए हैं मृदभांड, तो वो मृदभांड ऐसा नहीं है, मृदभांड मतलब बर्तन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल नए नवेले पाए गए हो, हाँ, उस समय के टूटे, और ये मतलब जो है अलग अलग अवस्था में ये सब पाए गए हैं, ठीक है। तो मृदभांड जो होगा वो आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या नाम रखा, यानी व्हाट डिड सुभाष चंद्र बोस नेम द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका क्या नाम रखा गया, ये आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो बताइए भाई। तो अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले हमारे मोदी जी थे, ठीक है, हाँ जी, मोदी जी थे। तो मोदी जी ने क्या किया है, कुछ आपका खास किया। मोदी जी ने कुछ खास क्या किया है कि मोदी जी ने जो अलग अलग नेम थे, तो अलग अलग नेम मतलब रखे हैं। वो कौन कौन से नेम रखे हैं? तो व्हाट डिड, जो अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका अलग अलग द्वीप है, जैसे कि अगर हम बताएं, शैतान सिंह द्वीप भी है, करम सिंह द्वीप है, होशियार द्वीप है, योगेंद्र द्वीप है, जदुनाथ द्वीप है, शैतान है, क्षेत्रफाल द्वीप है, मनोज पांडे द्वीप है, ठीक है, धीरू द्वीप है, अब्दुल हमीद द्वीप है। तो ये सारे आपके द्वीप हैं, याद रखिएगा। अब आप कहोगे ये सर तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, ये इसलिए आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि ये जो अगर हम बात करें तो ये यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर हम इस तरीके से अंडमान निकोबार बना ले, मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 है। 3 क्या है, जैसे कि 1 2 3, यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके यानी कि द्वीप के नाम थे। जैसे कि पहले इसको, जैसे यहाँ पे हैवलॉक आया था, कौन आया था? हैवलॉक, ठीक। यहाँ पे जो था आपका वो था नील, क्या था आपका? नील था, तो कर्नल नील के ऊपर नील द्वीप था। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रॉस आइलैंड था, इसका क्या नाम था? रॉस आइलैंड। अब क्या हुआ कि जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने कभी हैवलॉक का नाम चेंज कर दिया। हैवलॉक का नाम कर दिया आपका, क्या कर दिया? तो हैवलॉक का नाम कर दिया स्वराज द्वीप। क्या किया है? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, स्वराज द्वीप, ठीक है। इसी तरह जो नील द्वीप का नाम जो किया वो शहीद द्वीप हो गया। क्या हो गया? शहीद द्वीप। और अगर रॉस द्वीप के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, नेताजी के नाम पर, यानी कि नेताजी के नाम पर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस। अब यहां पर एक बात आप लोग खास समझ रहे होगे, एक बात आप लोग खास समझ रहे होगे, क्या कि देखिए, जैसे कि यहां पे आंसर हो जाएगा शहीद स्वराज द्वीप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका शहीद स्वराज द्वीप यानी कि ए होगा। अब हमने अभी आपसे एक पॉइंट कहा, क्या कहा जरा समझिए। हमने आपसे कहा कि जैसे
शैतान द्वीप है ना, जादूनाथ द्वीप है ना, कर्नल द्वीप, ये सारे नाम अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी नाम है, एक दो नहीं है, लगभग जो ये नाम है कम से कम 25-50 ऊपर है, ठीक है। हाँ, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस इतना समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे जो हैं ये किस द्वीप से रिलेटेड हैं, तो ये सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप से रिलेटेड है। आखिर अंडमान निकोबार द्वीप से ही क्यों रिलेटेड है? क्योंकि यहीं पर है ना सबसे ज्यादा जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो भी आपका शहीद हुए थे सैनिक उस समय, उनके सम्मान में रखा था। ठीक उसी तरीके से जैसे आप में से कोई इंडिया गेट गया है, इंडिया गेट वही दिल्ली वाला है ना, नई दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन के सामने, तो जब इंडिया गेट पे आप जाओगे ना, तो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यानी कि जो 1914 से 18 तक का जो पहला विश्व युद्ध था, उस विश्व युद्ध के दौरान जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए, उन सब के नाम जो हैं उस आपका इंडिया गेट पर मेंशन है, याद रखिएगा। अगर पेपर में आए तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लिखा है दिल्ली के निम्नलिखित सैयद शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? कह रहा है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सैयद रूलर। क्या है बताना है भाई, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह या खिज्र खां। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो जैसे कि अगर हम बात करें सैयद वंश की, किसकी बात करें? सैयद वंश की, ठीक है। तो सैयद वंश जो है आपका 1414 से 1451 रहा, ठीक है। और इसका जो फाउंडर था वो था आपका खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं पूछा जाता, तो खिज्र खां इसका संस्थापक था। तो जब खिज्र खां संस्थापक था तो जाहिर सी बात है खिज्र खां सबसे पहले आएगा, खिज्र खां सबसे पहले आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब BCD होगा। अब खिज्र खां का जो इसके बाद जो इसका पुत्र था वो आपका शासक बना था, यानी कि नंबर 1 पे ये था, नंबर 2 पर ये था। तो खिज्र खां के बाद आएगा मुबारक शाह, तो 4 के बाद आएगा 3, तो 4 के बाद 3 कहाँ है? यानी B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नाम दे रखा है, देखिए, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह और मुबारक शाह और खिज्र खां। अब 4 के बाद 3, इसके बाद पहला मोहम्मद शाह, ठीक है। तो याद रखिए खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह जो था सबसे अंत में था, और आलम सिंह जो था वो ज्यादा योग्य नहीं था। आगे बात किया जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाई अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह, क्या कह रहा है? महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई? तो भैया बताइए कब हुई थी संधि, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ जी, कब हुई थी संधि? चलिए, तो कब हुई थी संधि? When was the treaty of अमृतसर साइन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह? 1800 में, 1802 में, 1809 में और 1815 में। तो अगर इस संधि के बारे में अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह, ये आपके जो थे सुकर चकिया, ठीक है, जो मिसल था वहां पे क्या एक्चुअली में मिसल चलता है, ठीक है। हाँ, पंजाब के थे तो वहां से रिलेटेड था, ठीक है। और इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में कोहिनूर भी आया था, याद रखेंगे, कोहिनूर भी हीरा आया था, कोहिनूर हीरा भी आया था, ठीक है, कोहिनूर हीरा। और अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो समझौता हुआ था वो 1809 में हुआ था, और इसी में यानी कि महाराजा रणजीत सिंह ने सम्मान में ये जो कोहिनूर हीरा है ये कोहिनूर हीरा किसको दे दिया?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कंपनी को। और इसी के साथ जो आपका कोहिनूर हीरा था ये भारत से कहाँ चला गया, तो कोहिनूर हीरा भारत से बाहर चला गया। कोहिनूर हीरा जो है भारत से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल सिस्टम। देखिए साइड में हो जाते हैं ताकि आप लोग समझ सको ये मेरिट क्या होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो आप लोगों ने आपातकाल के बारे में सुना है। क्या सुना है, आपातकाल के बारे में सुना है। जैसे ये कहां से लिया गया है, जर्मनी के, कहां से, संविधान से, जर्मनी। अब जो जर्मनी से लिया गया है तो आपातकाल जो है 3 प्रकार का, जैसे 352, 356, 360, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। और 352 जो है वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जो है वो है राष्ट्रपति शासन। क्या है, राष्ट्रपति शासन। और 360 जो है वो है वित्तीय आपातकाल। अब इनमें डिफरेंस क्या है जरा समझिएगा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन में होता क्या है, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होता है कि जो सरकार होती है, ठीक है, वो सरकार काम नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर आपके मुख्यमंत्री साहब होते हैं उनका मंत्रिमंडल क्या है, विश्वास को खो देता है, यानी सरकार आपकी अल्पमत में आ जाती है। जैसे अगर रिसेंट का उदाहरण अगर हम बात करें तो हरियाणा में आपने देखा कुछ समय पहले क्या था कि ध्यान आ रहा होगा नायाब सिंह सैनी बने थे, है ना। तो जब नायाब सिंह सैनी बने तो इसके बाद से अभी क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ विधायकों ने जो कि अपना समर्थन ले लिया। तो अब आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, इनको फ्लोर टेस्ट कराओ। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, अब एक नई बात आ गई। फ्लोर टेस्ट ये होता है जिसमें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो यह साबित करते हैं कि जो सभी विधायक हैं उन सभी विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। समर्थन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे 50 सीटें हैं तो 50 में से आधे से एक अधिक, यानी कि 25 + 1, यानी 50 में क्या हो जाएगा, 25 + 1 अर्थात 26। इसका अर्थ ये हो गया अगर 50 में से 26 जो हैं सीटें, अगर यानी 26 जो हैं आपके सदस्य मुख्यमंत्री के साथ है तो सरकार नहीं गिरेगी, और अगर नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। वर्तमान का जो सिनेरियो है हरियाणा में यही है। तो देखते हैं कब होता है फ्लोर टेस्ट। अब जब अगर सरकार गिर जाएगी तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में कहा जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनरी जो है आपका सिस्टम क्या हो गया है फेल हो गया है, ठीक है। और इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है यानी कि केंद्र जो है यानी कहेगा भाई राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र द्वारा वो क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका सी। अब ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, वो देखिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया जरा जल्दी बताइए। देखिए इस स्थिति में अगर हम बात करें होता क्या, स्थायी सरकार तो रहेगी, ठीक है, नीतियों में निश्चितता भी रहेगी, सीमित प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है, ठीक है, हाँ याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप से। आपको बताना है कि जो शब्द जो है निष्क का वैदिक काल में आभूषण था लेकिन बाद में इसका जो है अलग तरीके से प्रयोग किया जाने लगा, है ना। वो क्या है, द वर्ड निष्क मीन ज्वेलरी, ठीक है। वैदिक पीरियड कब था, जब हमारी सभ्यता हुई, तो सभ्यता के बाद से यानी सिंधु सभ्यता
के बाद से काल शुरू हुआ वैदिक काल। ये वैदिक काल दो भागों में था, एक था आपका वैदिक सभ्यता और एक थी वैदिक उत्तर वैदिक। क्लियर? इस वैदिक काल में क्या हुआ, जिसे कि ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, इसमें मुख्यतः ऋग्वेद के बारे में चर्चा किया गया। अब आप बताइए क्या होगा इसका? कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का या शास्त्र, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, क्या होगा बताइए भाई। देखिए, निष्क जो होता था, जैसे कि जो महिलाएं होती थी जो ये हार पहनती थी ना, उस हार को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये निष्क क्या हो गया? आपका विनिमय का माध्यम बन गया। किसका माध्यम बन गया? विनिमय का। अब विनिमय का मतलब क्या होता है? एक नई बात आ गई भी। विनिमय का मतलब हो गया एक्सचेंज। क्या हो गया आपका? एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज को अगर हम लोग क्या बोले तो यानी कि वस्तु विनिमय, अर्थात सामान के बदले सामान लेना या देना, है ना। तो इस कारण जब लेन देन में होने लगा तो इसको एक आपका कॉइन अर्थात सिक्का के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात किया जाए तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Who was chosen against Subhash Chandra Bose during re-election as president of INC at Tripura session in 1939? ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या है कि हमेशा अगर 10 एग्जाम करते हैं तो 10 एग्जाम में एक में आपका पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें कि 1939 में, देखिए हट जा रहे साइड में, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुनाव के दौरान सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसे चुना गया? किसे चुना गया ये बताना। देखिए, दो आपको याद रखना है, एक शब्द होता है एच और एक होता है आपका टी। ठीक है, अब अंग्रेजी में एच पहले आता है कि टी? तो एच पहले आता है। एच का मतलब हो जाएगा हरिपुरा, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, इसी तरह टी का मतलब हो जाएगा त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी जो है जबलपुर में, हरिपुरा जो है गुजरात में। यहाँ पर क्या हुआ कि 1938 में और यहाँ 1939 में, दोनों जगह अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस, कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? ये आपके निर्वाचित हो गए अध्यक्ष के रूप में। पर 1938 में जब हुए तो 1938 में होने के बाद तो ठीक रहा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो जो गांधी जी थे, तो गांधी जी ने कहा यार ये बंदा ठीक नहीं है, मतलब ये हमको थोड़ा सा नीचे कर रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, गांधी जी उसके अगेंस्ट चले गए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो गांधी जी ने इनके विरोध में क्या किया कि किसको उतार दिया? तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया, यहाँ पे नाम लिखा है पट्टाभी सीतारमैया, कहा कि मैं जिसको उतारूंगा उसी को जिताना होगा। तो पट्टाभी सीतारमैया हो गए, यानी कि आपका त्रिपुरी में। ये जो आपका इलेक्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका इलेक्शन हुआ तो इसमें एक तरफ हो गए बोस साहब, ठीक, और एक तरफ हो गए आपके पट्टाभी साहब। अब जब पट्टाभी हुए तो पट्टाभी जो थे वो गांधी जी द्वारा समर्थित थे, गांधी द्वारा सपोर्टेड। ठीक, लेकिन हुआ क्या, इसमें हार गए। जब जनाब ये हार गए तो पट्टाभी जी हार गए, ये हार गए तो गांधी जी ने भड़क गए। गांधी जी ने कहा ये मेरी हार है, ठीक है, इसका बदला मैं लेके रहूंगा। फिर तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि यार ऐसा है, मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर गांधी जी अभी भड़क जाएंगे तो देश आज़ाद हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा ऐसा है भैया, ठीक है, आप गुस्सा मत हो, हम इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि त्रिपुरी इलेक्शन के बाद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ के बाद से क्या दे दिया? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो 1939 में, कब? 1939 में इन्होंने इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और गठन के बाद से क्या हुआ, तो जब इन्होंने सोचा कि भैया ये चीजें हो गई तो अब पट्टाभी सीतारमैया तो चूंकि हार चुके थे, और जब हार गए थे तो ये दोबारा तो बन नहीं सकते थे, बन सकते थे? आप सोचो, नहीं, शर्म वाली बात थी। तो इस स्थिति में क्या हो गया, इस स्थिति में यहाँ पर अगर हम बात करें तो पट्टाभी हट गए तो कौन आया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अंतिम रूप से जो हुए वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ, जिन्होंने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें अंतिम रूप से क्या हुआ सी। अब इस क्वेश्चन में याद दिखिएगा, कहा गया हु वाज चूजन अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट त्रिपुरा सेशन। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और कौन इनके विरुद्ध में था, तो एक मिनट, यहां पे चंद्र बोस के खिलाफ किसे चुना गया। अच्छा, किसे खिलाफ चुना गया, देखिए उसमें री इलेक्शन दिया है, इसमें क्या है खिलाफ है। क्योंकि खिलाफ है तो इसलिए हमने आपको बताया पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, पट्टाभी सीता रमैया, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से अगर फाइनली पूछा जाएगा तो फाइनली कौन बने, लास्ट में अंतिम रूप से, अंतिम रूप से। ठीक है, अंतिम रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते। आपको बताना है ये जो इस सत्यमेव जयते शब्द है वो कहां से लिया गया है। रामायण से, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, या सतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, तो अब हम आपको ये बता दें ये शब्द जो है ये उपनिषद से है। कहां से है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में अगर हम बात करें तो सत्यमेव जयते, याद रखिएगा सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही है, सबका जवाब सही है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से एक आपका है यम नचिकेता संवाद। एक प्रश्न आपका इसी में इसी तरह पूछा जाता है, यम नचिकेता संवाद। तो यम नचिकेता संवाद अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, याद रखेंगे किससे हो जाएगा, बिल्कुल कठोपनिषद। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कितना प्यारा क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 42 व 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 42वां और 44वां है इसने क्या कह दिया कि भाई राष्ट्रपति के जो है के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है उसने अगर लिख के दे दिया कि भैया ऐसा करना है ना, तो प्रेसिडेंट को मानना होता था। फिर है बी कह रहा है सभी सही है, ऑल करेक्ट है। सी कह रहा है अनुच्छेद 74 यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, यानी कि 74 जो है वो आपका कैबिनेट काउंसिल की स्थापना के बारे में कह रहा है, ये भी सही है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो डी है अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था के उपबंध की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो अब आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 74 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था नहीं की जाती है यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है यहाँ पर। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाई कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए 42वें 44वें ये नहीं है अर्थात ये भी गलत है। ठीक है, जब ये गलत है सी वाला भी आपका गलत है, डी वाला भी आपका गलत है, और ये सभी कथन क्या है सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, हाँ चल अगला क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद रेडियो सर्विस वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो भाई किस वर्ष ये सेवा शुरू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। INA आपको अच्छे से पता है कि INA की स्थापना जो है 1943 यानी 1943
1943 में की गई थी। ठीक है, तो आईएनए की स्थापना जब की गई थी तो आईएनए की स्थापना के साथ ही क्या हुआ, रेडियो शुरू किया गया था। ठीक है, और ये आपका किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो जो आपके मोहन सिंह भाखना थे, ठीक है, कौन थे, मोहन सिंह भाखना, उन्होंने किया था आपका, और कहाँ किया था, तो सिंगापुर में किया था। देखिए, अगर हम बात करें 1942 में आईएनए की स्थापना किया था और मोहन सिंह भाखना, मोहन सिंह के द्वारा, और कहाँ पे, तो सिंगापुर में। फिर क्या हुआ कि जैसे हमने आपको बताया 1943 में इसकी कमान किसको दे दी गई, इसकी कमान दे दी गई सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछा जा रहा कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपसे कहा जा रहा है RTE से है आपका, बिल्कुल सही बात है, यानी कि अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा से है। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद के द्वारा पारित किया गया, जो कि आपको पता है ये आपका गलत है ना, बताइए ये गलत है। तीसरा पढ़िए भाई, तो जो तीसरा क्या कह रहा है पढ़िए, फिर चौथा। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो आपका पास किया गया था एक्ट, ये 4 अगस्त 2009 को, यहाँ पे 2008 लिखा है, तो जबकि हुआ क्या था 4 अगस्त 2009, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बी स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। इन दिस फ्री एजुकेशन गिवन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री, ये भी कथन आपका सही है। राइट टू एजुकेशन द एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई पासिंग 86 अमेंडमेंट, बिल्कुल सही जवाब है ना। इसे बाद में क्या हुआ कि बाद में संशोधन कर दिया गया, और ये संशोधन कब हुआ, आपका 86 के द्वारा, तो ये भी कथन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो गलत की बात किया जाए तो बी होगा। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप बाय नेताजी, हु वाज गिवन विच पोर्टफोलियो एमंग द ऑप्शन बिलो। नेताजी द्वारा स्थापित प्रांतीय सरकार के तहत नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था। नेताजी बोस वित्त प्रमुख थे। ठीक है, महिला संगठन का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी ने किया। एस ए अय्यर ने युद्ध मंत्रालय का नेतृत्व किया। रास बिहारी बोस सार्वजनिक प्रभाग के प्रमुख थे, यानी अंग्रेजी में बात कहा जाए जो एस ए अय्यर जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर थे। रास बिहारी बोस वो हेडेड द पब्लिक डिवीजन है, और या फिर आपसे पूछा जा रहा है कैप्टन लक्ष्मी हेडेड द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां पे बिल्कुल आपने पढ़ा कि अभी शायद पहला ही क्वेश्चन था, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है बी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, हाँ, नेताजी द्वारा जो है ये बी स्टेटमेंट आपका पोर्टफोलियो वाला सही है, तो बी आपका राइट होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय यानी आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डज नॉट ऑटोमेटिकली सीज ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, तो बताना है आपको कौन नहीं होता है।
ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिएगा। भी कैसा लगा क्लास आपको बताना है, ठीक है। हाँ, और बाद में अगर कहें तो ये रिकॉर्डेड क्लास थी तो परेशान नहीं होना, ठीक है। कल हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़े हैं, और उस क्लास के बाद उसका जवाब आपको दिया जाएगा लाइव क्लास में। तब तक के लिए एसएससी मेकर पे आप बने रहिए। मैं अनंत भारत अब आपसे लूँगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।